मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह यादव। जो छात्रों के ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो रोज सामने आ रही हैं। मेन दिक्कत तो यहाँ पे एक स्वाभिमान की है। आप हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति देखिए, यू हमारे देश का सबसे टॉप कॉलेज है। आपकी कॉलेज की तो बिल्डिंग ही नहीं है, एक स्टेडियम में उसमें कुर्सी मेज लगा के क्लासेस कर रहे हैं। 5 साल में आप कंफ्यूजन ही दूर नहीं कर पाए, पानी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो आपके ही नेता हैं अध्यक्ष रौनक खत्री जी। लेकिन छात्र नेताओं का काम ये नहीं है कि पानी क्यों नहीं आ रहा। मतलब इस संघर्ष में दिव्यांशु सिंह यादव कोई नया नाम नहीं। 5 दिन तक मैंने प्रदर्शन किया था वहाँ। मतलब ये जो गाड़ियों का काफिला और ये सब। मेरे घर पे तो एक कार भी नहीं है। कोई प्रोफेसर किसी बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। छात्र संघ के चुनावों में केवल मनी और मसल पावर। फर्जी संगठन एक जो चलता है, पहले अलग तरीके से रोकते थे, अब पैसे के दम पे रोक रहे हैं। अभी एबीवीपी ने शायद धरना दिया है जहाँ पे वो कह रहे हैं 1 कोर्स 1। वो रील मेकिंग कंपटीशन था। किसी को यही नहीं पता कि मांग क्या थी, वो पूरी क्या हो गई। मेट्रो पास का मुद्दा ऐसा है ना कि ये लोग 100% लागू करवाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। एनएसयूआई ही क्यों चुनी? छात्रों के लिए लड़ने वाली एनएसवाई उसी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को लोकतंत्र सिखाया। महासंघ चुनाव छात्रों का है, जाति का नहीं। ये बहनों का हक है, उनको मिलनी चाहिए। उनकी विरोधी पार्टी है एबीवीपी में। आप एक अच्छी बात बताइए और एक बुरी बात। हर मुद्दे पे बोलने के लिए उनके पास पर्ची आती है। टूसू का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपका उद्देश्य फिलहाल की बात हुई राहुल गांधी जी से। डर नाम का शब्द तो हमें कभी सिखाया ही नहीं है। राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा। नामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत मशहूर लाइन है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिकेय दिवाकर और आप देख रहे हैं देखता इंडिया। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिन्होंने पूर्वांचल से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लिया और वो इतनी दूर से केवल एक सपना लेके आया, यूपीएससी पास करने का, एक कलेक्टर बनने का। लेकिन उसके इस सफ़र में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी। जब उसने देखा कि छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी राजनीति में आऊं और अपना जो कदम है उसको आगे बढ़ाऊं। स्वागत कीजिए देखता इंडिया पर दिव्यांशु सिंह यादव का। दिव्यांशु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है देखता इंडिया पर। थैंक यू भाई। सबसे पहले दिव्यांशु भाई, जो आपका तरीका है अपनी वीडियो को शुरू करने का, जय हिंद साथियों, मैं दिव्यांशु सिंह यादव, ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? देखिए, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह यादव। हाँ मैं पूर्वांचल से आता हूँ। हाँ। पूर्वांचल हमारे देश का वो हिस्सा है, हमारे भारत देश का, जो पूरे देश को बनाने का काम करता है। हिंद को बनाने का काम करता है, हिंदुस्तान को बनाने का काम करता है। वहीं से मेरे दिल में ये आया कि जय हिंद। तभी से मैं हर चीज़, हर स्पीच, हर व्यक्तित्व का शुरुआत जय हिंद से करता हूँ। इतने छोटे कस्बे से दिल्ली आकर पढ़ाई करना, तो क्या क्या संघर्ष आपके जीवन में आए? जैसे सबसे पहले तो ये समस्या आई हम लोगों को कि दिल्ली आना है। जैसे मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ मेरा घर है। हाँ। नानी घर भभुआ है, बिहार में। बिहार। तो जब मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मैं आया था, ट्रेन से आया यहाँ पे, तो पीजी ढूंढने में, फ्लैट ढूंढने में, रहने में, हर चीज़ में समस्या आई है। मेन दिक्कत तो यहाँ पे एक स्वाभिमान की है, आत्मसम्मान की है। अच्छा। यहाँ के लोग जो हैं दिल्ली के या कोई भी है, एक अलग नज़रिए से देखते हैं हमें। अच्छा। अगर आप पूर्वांचल से आते हैं या पूर्वांचल के किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपको अच्छे से समझाएगा, अच्छा। बताएगा। तो जब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी का कहाँ से आया आपके दिमाग में कि यूपीएससी का सपना मुझे 12th क्लास के बाद आया। 12th क्लास तक तो मैं अपने कंप्यूटर साइंस की दुनिया में मशगूल था। अच्छा। कंप्यूटर साइंस ही मेरा पहला प्यार है। हाँ। अच्छा। और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस में हाँ, हुई है? कंप्यूटर साइंस ही हुई है। हाँ, एसजीटीबी खालसा कॉलेज। हाँ जी। तो खालसा में आपको कोई ऐसे मोमेंट आपको याद हो जो आपके जीवन में हमेशा याद रहेगी? खालसा कॉलेज में एक सोसाइटी है जुनतो, अच्छा। जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है। अच्छा। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था हाँ, तब वो सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी। ओ। तो उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ मैं। अच्छा। उसी के साथ यूपीएससी का भी सपना मेरे साथ आया था। तो तभी से आपने मन बना लिया था कि यूपीएससी पास करना है? बिल्कुल जी। अच्छा, प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, मेंस में कहाँ कमी रह गई? मेंस का तो ऐसा रहा ना कि मेंस का मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि जब मैं मेंस के पेपर दिए थे, हाँ उस टाइम मैं राजेंद्र नगर में रहता था। हाँ। हाँ, और आपको याद हो कि लास्ट ईयर राउस इंस्टीट्यूट में एक घटना घटी थी नाउज आए उसमें। जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बिल्कुल। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था। अच्छा। और जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन 12:30 बजे दोपहर तक मैं उसी लाइब्रेरी में मौजूद था। अच्छा, आप चश्मदीद हैं वहाँ के? चश्मदीद हैं। जब ये घटना करीब 7:30 बजे हुई, उस टाइम मैं अपने फ्लैट पे था। जब मुझे खबर मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, तो अंदर पानी भरा हुआ था, पानी निकाला जा रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये 16 नवंबर की घटना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल पैसे छापने की मशीन बन गए हैं, एक शिक्षा संस्थान से ज़्यादा हट के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसका कारण?
ऐसा एक अवेयरनेस की कमी है स्टूडेंट्स के अंदर, हम्म। हमारे भाइयों में कमी है कि सब एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग तो रहे आप हैं। भी तो उस भेड़ चाल में थे। बिल्कुल था, हाँ भेड़ चाल में था, हाँ क्योंकि हमारे जो पूर्वांचल से लोग आते हैं ना, हाँ हाँ। उनके मन में एक ही सपना दिखाया जाता है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। फ्यूचर सिक्योर करना है। हम्म, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी ऐसे एक, अगर किसी का डायरेक्ट दबाव रहता है, किसी का इनडायरेक्ट दबाव रहता है कि या तो आप आईएएस करो, आईएएस बनो, यूपीएससी की तैयारी करो, या एसएससी की तैयारी करो। इवन कई कई ऐसे घर हैं हमारे पूर्वांचल में जो ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप चाहे चपरासी की नौकरी करो, चाहे 4th क्लास की करो, फोर्थ, लेकिन आपको करनी सरकारी नौकरी ही है। सरकारी नौकरी करनी। ये पिछड़ी सोच है, कहीं ना कहीं पिछड़ी मानसिकता है। पिछड़ी मानसिकता नहीं कहेंगे, एक सरकारी नौकरी के साथ जो एक सिक्योरिटी आती है ना, हाँ हाँ कि हमारी नौकरी पक्की है, हाँ। एक फ्यूचर सिक्योर है, एक जो परसेप्शन बना हुआ है समाज में, उसकी वजह से ये चीज़ है। और मुझे लगता है ये बदलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना आपके मम्मी चाहिए। पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक शिक्षा मित्र हैं, लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा पिताजी एक मोबाइल की शॉप चलाते हैं। अच्छा। जो छात्रों के ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो रोज सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, आप भी एक गांधी विहार में पीजी ओनर की गुंडागर्दी की वीडियो सामने आई। तो वो क्या था पूरा मामला, उस पर बताइए आप थोड़ा। गांधी विहार में एक लड़की रहती है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं। अच्छा। उनके पिताजी की 2 महीना पहले मृत्यु हो गई थी, तो अपने वहाँ गाँव गई हुई थी, पूर्णिया बिहार से हैं वो। तो उन्होंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, अच्छा। क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं थी यहाँ से, हाँ। उनका फ़ोन वगैरह भी चोरी हो गया था शायद। 2 महीने बाद वो वापस आई यहाँ पे। 1 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वहाँ पे, ओनर के पास डिपॉजिट था। जैसे ही वो लड़की आई यहाँ पे, अपना फ्लैट खोला, उसकी सफाई कर रही थी। मकान मालिक पहले नहीं आता है, अच्छा। पहले ब्रोकर वहाँ पहुँचता है, मकान मालिक का लड़का पहुँचता है, मकान मालिक की वाइफ पहुँचती है, अच्छा। फिर मकान मालिक पहुँचता है, धक्के मार के बाहर निकालते हैं, सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। वो लड़की कहती रहती है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मैं पैसा दे दूंगी, अभी दे रही हूँ, व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन एक बात नहीं सुनते हैं, सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। मुझे जब इस बात की सूचना मिली, मैं विजयनगर में रहता हूँ इस टाइम, हाँ हाँ। मैं और मेरी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा। अच्छा। 6:30 बजे से लेके 3:30 बजे रात तक पहले चौकी पे प्रोटेस्ट किया गांधी विहार, फिर तिमारपुर थाने का घेराव किया। अच्छा। जब तक उस बहन का मेडिकल होके एफआईआर दर्ज नहीं हो गया, हम लोग वहीं मौजूद रहे मौके पे। और गिरफ्तारी, उसका नाम है ब्रोकर का चौरसिया करके एक है कोई। अच्छा। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो गई तब तक हम लोग वहीं रहे। तो फिर क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई उसकी? गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद से थोड़ा माहौल वहाँ पे सही हुआ है। ये तो एक घटना है जो सामने आ गई। ऐसी कई घटना होंगी जो छुप जाती होंगी, क्योंकि ऐसे समय पर क्या होता है ना कि छात्र डर जाते हैं ऐसी स्थिति में, जब उनके पीछे कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दिव्यांशु भाई? छात्रों को डरना नहीं चाहिए। अगर आप बोल सकते हो तो बोलना चाहिए, मदद मांग सकते हो तो मांगना चाहिए। अच्छा। अगर छात्र जीवन में आप डर गए और गांधी विहार में रह के अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, और आप पीजी ओनर और ब्रोकर से डर जाओगे, फिर कैसे होगा? अच्छा। आपको डरना नहीं चाहिए। आप आवाज़ उठाइए, आपके साथ 1000 आवाज़ से आवाज़ मिलाने वाले 1000 लोग आ जाएंगे। किसी को कभी परेशानी हो तो आपको कॉल कर सकता है कभी? बिल्कुल, एकदम निश्चिंत होके। मेरा मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7007227986। आप कभी भी 24/7 24/7 कभी भी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी तुरंत पहुंचेगा और हर संभव मदद करेगा आपकी। अच्छा, जब ये राजेंद्र नगर वाली घटना हुई दिव्यांशु जी, तो मैंने देखा आप एक टीवी चैनल पे डिबेट में थे, शामिल हुए थे। तो आप उसमें एक बात कह रहे थे कि ये इतनी देर से राजनीति कर रहे हैं, छात्रों की बात कोई नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में छात्रों की बात नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। आप हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति देखिए क्या हो रखी है। आप डीयू हमारे देश का सबसे टॉप कॉलेज है। लास्ट टाइम सिलेबस कब अपडेट हुआ था? सिलेबस अपडेट के नाम पे एनएपी की नाम की पॉलिसी लाई गई है, और उसमें क्या पढ़ा रहे हैं? कोर्स के नाम पता है आपको क्या पढ़ा रहे हैं? नए कोर्स जो लेके आए हैं सैक वैक में, सब्जेक्ट पता है आपको क्या है उसमें? फिट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा। दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो ये पढ़ेगा फिट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके टीचर भी नहीं है, कोई प्रोफेसर सब्जेक्ट को पढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे पहले से कमी और ऐसे फिजूल कोर्स ना बिना किसी तैयारी के चालू कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन के ऊपर सिलेबस सही होना चाहिए अपने देश का, प्राइमरी स्कूल का भी, सेकेंडरी स्कूल का भी, यूनिवर्सिटी का भी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सहमत नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है, ये इल प्रिपेयर्ड है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में कब आई थी? 2022 2020। 2020 सॉरी, कितने साल हो गए आज? 5 साल हो गए। 5 साल में आप कन्फ्यूज़न ही दूर नहीं कर पाए, मतलब आपने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ आते तो रिफॉर्म्स का स्वागत पूरा देश करता है, हमेशा से करता है। भारत हमेशा रिफॉर्म का एक केंद्र रहा है। तो जब आप बिना तैयारी के कुछ भी लागू कर देंगे तो उसका विरोध होना ही है, क्योंकि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना है एनईपी। आप दिल्ली आए तो सबसे पहले कहाँ रहे आप? कौन सी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है? नॉर्थ कैंपस में मॉरिस नगर थाने के सामने कॉलोनी है, क्रिश्चियन कॉलोनी, हाँ हाँ, जिसको पटेल चर्च के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर रहे आप? बिल्कुल, मैं पहला जो स्टे मेरा दिल्ली में था वहीं पे था। फिर कोरोना के बाद आप कब दिल्ली आए? कोरोना के बाद दिल्ली आने का सफ़र मेरा थोड़ा रोमांचक रहा है। अच्छा, आपने डीयू में एडमिशन कब लिया था? मेरा तो शायद 2023। 23 में होता, कोविड के बाद आए थे आप। जी जी जी। तो 2022 8 फरवरी को डीयू एक नोटिस निकालता है अच्छा अचानक से अच्छा कि अगले 7 दिन में हम कॉलेजेस खोल लें, सारे कॉलेजेस खोल लें एक साथ। अच्छा। और आपको जैसे पता होगा कि 80% से ज़्यादा छात्र दिल्ली में बाहर के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी। तो 7 दिन के अंदर हम्म कोई व्यक्ति अगर पूर्वांचल से है, यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, बंगाल से है, जम्मू कश्मीर से है, केरल से है, देश के किसी भी हिस्से से, सारे हिस्से से लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल है। तो आप एक बात बताइए, 7 दिन के अंदर उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में आके, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में आके पीजी ढूंढना, फ्लैट ढूंढना, उसको फाइनल करना, सामान शिफ्ट करके 16 तारीख से क्लास स्टार्ट कर देना पॉसिबल था उनके लिए? तो ये चीज़ मुझे एकदम पसंद नहीं आई और इसका मैंने खुल के विरोध किया। मैंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऐड किया, वो मेरे एक दोस्त ने किया था, और उस पर मैंने अपनी बातें ट्वीट पे लिखी, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 20,000 छात्रों ने उसको देखा था, और उस ग्रुप को 8,000 छात्रों ने उसी दिन ज्वाइन किया। 8,000 छात्र? 8,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। तो उस ग्रुप पे हम लोग ओपन डिस्कशन करते थे कि इसको कैसे रोका जाए। उस समय पे तो सोशल मीडिया और पीआर इतनी थी भी नहीं। इस तरह नहीं थी, हाँ। लेकिन हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय का युवा जागरूक रहा है हमेशा से। अच्छा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में हमेशा से ही सुविधाओं की कमी रही है। बिल्कुल, हमेशा से रही है। चाहे देश का सबसे बड़ा आज विश्वविद्यालय है। ये बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है, वैसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, दिल्ली विश्वविद्यालय ही अपने देश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है, उसमें आईआईटीज तो रहते ही हैं। हाँ। अगर कोई यूनिवर्सिटी उस रैंकिंग में आती तो दिल्ली विश्वविद्यालय है। अच्छा। देश का अगर टॉप का विश्वविद्यालय देखा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय कहा जाएगा। टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो रहता ही है। उस विश्वविद्यालय की स्थिति है कि वहाँ के छात्र नेता, वहाँ के छात्र, वहाँ के प्रोफेसर पानी के लिए लड़ रहे हैं, एसी के लिए लड़ रहे हैं। बड़े अचंभे की बात। अरे ये सारी समस्याएं तो एमसीडी की हैं, काउंसलर की हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति कर रहे हैं और आप पानी की लड़ाई लड़ोगे? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। ये तो आपके ही नेता हैं, आपके अध्यक्ष रौनक खत्री जी। नहीं, जब कोई समस्या सॉल्व नहीं तो उनको लड़ना पड़ा। अच्छा। लेकिन ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। ये जो 4 इंजन की सरकार चल रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनका, एमसीडी भी उनकी, प्रदेश सरकार भी उनकी, देश में सरकार भी उनकी, उसके बाद ये स्थिति है। तो मजबूरी में लड़नी पड़ी लड़ाई है। लेकिन छात्र नेताओं का काम ये नहीं है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, अच्छा, वाटर कूलर क्यों खराब है। क्या काम है फिर छात्र नेताओं का काम यह है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, कॉलेज का नाम क्या है आपके? दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। आपकी कॉलेज की तो बिल्डिंग ही नहीं है, कहाँ क्लासेस चलती हैं आपकी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक स्टेडियम में जो कपड़े बदलने के रूम होते हैं, जहाँ पे अपने स्पोर्ट्समैन आए, अपने कपड़े बदले, जहाँ से स्पेक्टेट करें, नीचे स्टेडियम में मैच चल रहा वो देखें, जहाँ अपनी प्रैक्टिस करें, उसमें कुर्सी मेज लगा के क्लासेस करवा रहे हैं। तो आप कुछ करिए ना इस पे। करूँगा, वीसी साहब को लेके आऊँगा खींच के कि आप यहाँ से आओ, अपना ऑफिस चलाओ, ये छात्र जाएंगे आपके ऑफिस से पढ़ाई करेंगे। वीसी ऑफिस बराबर में ही है। वीसी व्हाइट हाउस बना के रखा है किलाबंदी करके। तो आप क्लासेस बनाइए ना, क्लासेस बनाना आपका काम होना चाहिए, सबको सुविधाएं मिले, कोर्स अपडेट हो, और सारे प्रोफेसर मजे मारे और बच्चा वहाँ कुर्सी मेज लगा के पढ़ाई करे। 2022 में हमने देखा कि आर्ट्स फैकल्टी 4 नंबर गेट को 2500 छात्रों के साथ दिव्यांशु सिंह यादव खेलते हैं। तो क्या था वो आपका पूरा मामला?
मामला भैया ये था हम्म, कि जब कोविड ख़त्म हुआ, हम्म, ख़त्म नहीं हुआ था कोविड, चल रहा था। कोविड चल रहा था, हम्म, अचानक से दिल्ली विश्वविद्यालय नोटिस निकालता है हम्म, कि 8 फरवरी को नोटिस निकालता है कि 15 फरवरी से हम कॉलेज खोल देंगे। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके विरोध में हमने ग्रुप बनाया था, 8,000 छात्रों का ग्रुप बनाया। 8,000 आ गए थे। तो किसी भी छात्र को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी दिल्ली आके पीजी फ्लैट ढूंढ के क्लासेस शुरू कर देना। तो हमारी डिमांड थी कि क्लासेस जैसे चल रही थी हम्म, ऑनलाइन, हम्म, सेटअप तो हो ही गया था ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो आप ऑफलाइन भी चलाइए, ऑनलाइन भी चलाइए। हम्म, एग्ज़ाम जैसे आप ले रहे थे, ऑनलाइन भी लीजिए, ऑफलाइन भी लीजिए। इसलिए हमने सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय पे क्राउड फंडिंग के द्वारा कोई केस वगैरह भी हो गया था? केस किया था। सबसे पहले हमने, हम्म, ये जो चर्चा चलती है ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय पे केस की राजनीति हो रही है, इसकी शुरुआत मुझे लगता है वहीं से हुई है। अच्छा, आपने की है मतलब? हम लोगों ने मिलकर किया, आम छात्रों ने। अच्छा, तो लगभग कितने छात्र आपके साथ थे उस समय? उस टाइम 48,000 छात्रों ने अच्छा। पूरा फॉर्म भरा था। नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या है, क्यों समर्थन करते हैं, पूरा एक डाटाबेस तैयार हुआ था, एक इंस्टाग्राम का पेज था हमारा। प्रोटेस्ट करने आए हम लोगों ने, 4 ऑफलाइन प्रोटेस्ट किए। जब ऑनलाइन में बात नहीं बनी, केस में बात नहीं बनी, 4 प्रोटेस्ट किए आर्ट्स फैकल्टी पे। मतलब इस संघर्ष में दिव्यांशु सिंह यादव कोई नया नाम नहीं है जो डीयू में लग रहा है? छात्रों के साथ तो मैं हमेशा से खड़ा रहा हूँ, अच्छा। कभी भी कोई भी मुद्दा हो। लेकिन कभी भी आपने सत्ता के लिए राजनीति नहीं की? मेरा तो देखिए ऐसा मामला है ना कि मैं छात्रों के बीच का हूँ, जैसे हमेशा से स्टूडेंट रहा हूँ, अब भी स्टूडेंट ही अभी है? भी स्टूडेंट ही हूँ, हाँ, नॉर्मल अपना पढ़ाई करता था। हाँ, हाँ। लेकिन कहीं अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ ज़रूर, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो यही सब चलता रहा। तो जो राजेंद्र नगर वाली घटना थी, हाँ, हाँ। उसके बाद जो 5 दिन तक मैंने प्रदर्शन किया था वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद मुझे दिल्ली कोचिंग कमेटी एक बनाई गई, रिफॉर्म कमेटी, हम्म, जो दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस द्वारा बनाई गई थी। उसका मुझे मेंबर बनाया गया था, अभी भी मेंबर हूँ। अच्छा। तो जो रिफॉर्म्स आते हैं, बाहर के स्टूडेंट जो कोचिंग पढ़ने आते हैं, उनको समस्या होती है, हम्म, उसके चर्चा होती है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। हम्म, तो वहाँ से जब प्रोटेस्ट चल रहा था, यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथी हैं, लॉ फैकल्टी के साथी हैं, पुराने संघर्ष के साथी हैं, उन सब ने बुला के मिला के बैठाया हाँ। कि आप इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी करो, अच्छा। डूसू की तैयारी करो। हम्म, तो मैंने कहा कि मैं कैसे करूँगा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी की मोबाइल की दुकान है, मम्मी शिक्षा मित्र है, मैं तैयारी नहीं कर सकता। हाँ। तब वहाँ पे जितने मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, उन सब लोगों ने कहा कि आप तैयारी शुरू करो, सारी मदद हम करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करवाएंगे। तो आज जो देख रहे होगे, मतलब ये जो गाड़ियों का काफिला और ये सब, मेरे घर पे तो एक कार भी नहीं है, ये पूरा भाईचारा है आपका? सब भाईचारा है। अच्छा। मेरे साथ सिर्फ छात्र हैं, छात्रों को जोड़ के रखा है, हाँ, पूरे पूर्वांचल को जोड़ के रखा है, हाँ। उनके लिए हमेशा हक की लड़ाई लड़ी है। हम्म, सुबह उठता हूँ, अपने जितने भाई हैं उनको कॉल करता हूँ, सब आते हैं, उसके बाद कैंपेन पे निकल जाते हैं। मान लीजिए कोई छात्र है जो पूर्वांचल से नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत घटना हो जा रही है कैंपस में, आप उसका साथ देंगे? पूरी हमेशा देता आया हूँ, हम्म, हमेशा से साथ देता आया हूँ। कभी देखा ही नहीं कोई पूर्वांचल से, कोई दिल्ली से, कोई बाहर से। छात्र छात्र होता है। जो डूसू का चुनाव है वो आपके नज़रिए में कैसा एक प्लेटफॉर्म अच्छा है या क्या लगता है आपको? नहीं, डूसू का चुनाव प्लेटफॉर्म नहीं, हम्म, छात्र संघ है, छात्रों के लिए है, छात्रों द्वारा है, होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है थोड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते हैं, देश के हर विश्वविद्यालय में चुनाव होने चाहिए, हर कॉलेज में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ हर छात्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर छात्र संघ है तो कोई प्रोफेसर किसी बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, उसको ज़बरदस्ती फेल नहीं कर सकता, कोई मकान मालिक, किराएदार का ओनर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती घर से बाहर नहीं भगा सकता, उसके साथ एक छात्र प्रतिनिधि खड़ा रहेगा। उसके अनेक फ़ायदे हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि छात्र संघ के चुनावों में केवल मनी और मसल पावर का ही रह गया है, और जो आम घर से छात्र आते हैं उनकी आवाज़ दब जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बदलाव की ज़रूरत है, और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस सब मिलकर इस बदलाव के प्रति हैं। और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव एकदम ऐसे हो रहा है कि कोई भी नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास फैमिली का आने वाला छात्र चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता और है। ये जो नोटिफिकेशन एक जारी हुई है कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना डिफेसमेंट को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? ये फर्जी संगठन एक जो चलता है, उसकी साजिश है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनका है, सरकार भी उनकी है, अच्छा। हर चीज़ उनकी है। तो ये जानबूझ के ऐसा लेके आए हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं,
इतना बड़ा उन्होंने ऑफिस खोला है अपने संगठन का। ये करोल बाग के पास एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। अच्छा। उतना बड़ा ऑफिस किसी राष्ट्रीय पार्टी का भी नहीं होगा जितना बड़ा ऑफिस एक छात्र संगठन का बनाया है। मैंने सुना है, कई मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जाते हैं तो बता रहे कि हर कमरे में सेंट्रलाइज एसी है, आइकिया की चेयर्स पड़ी हैं। अच्छा। तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के छात्र संगठन से जो लोग जुड़े हैं वही चुनाव लड़ें, इसीलिए उन लोगों ने इसको लागू करवाया है। हम इसका खुल के विरोध करते हैं, इसको लागू नहीं होने देंगे। NSU ये नहीं चाहते, फर्जी संगठन वाले नहीं चाहते कोई आम छात्र आके चुनाव लड़े। पहले अलग तरीके से रोकते थे, अब पैसे के दम पे रोक रहे हैं कि हम ऐसी कंडीशन लगा देंगे कोई लड़ ही ना पाए। आप बताइए, जिस विश्वविद्यालय की फीस, पहले तो ये फीस बढ़ाते हैं, लॉ फैकल्टी की फीस बढ़ा दी, हर कोर्स की फीस बढ़ा दी। फीस विश्वविद्यालय की 10,000 से कम है एक कोर्स की, और चुनाव लड़ने के लिए आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और लिंडो कमेटी भी कहती है कि 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और उसके बाद ही 1 लाख का 1 bond। लाख का बॉन्ड, बताइए आप। नहीं, एक अभी ABVP ने शायद धरना दिया है जहाँ पे वो कह रहे हैं 1 कोर्स 1 फी। वो धरना था, मतलब अनिश्चितकालीन धरना था। वो धरना था। धरना किसके खिलाफ दिया? विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। धरने का क्या रिजल्ट निकला? उन्होंने कहा है कि उनके 4 मांगे पूरी हुई हैं ICC को लेके, 1 कोर्स 1 फीस, वो भाई साहब सेंट्रलाइज। वो भैया, वो धरना नहीं था। अच्छा, तो क्या था वो रील मेकिंग कंपटीशन था। और जो NSUI ने किया वो क्या था फिर? वो असली धरना होता है, प्रदर्शन होता है। तो क्या आपकी तो मांग भी पूरी नहीं हुई मेंस्ट्रुअल लीव वाली? तो हमारी मांग हमने एक प्लेटफॉर्म से उठाई है। हम छात्रों की आवाज़ है ना, वो छात्रों की आवाज़ एकत्रित हो रही है। हमने पहला प्रदर्शन किया है, अभी हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं। छात्र जो कह रहे हैं ना कि हमें चाहिए, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। और उसको लागू करवाएंगे। मतलब और भी ऐसे प्रदर्शन होंगे अभी आपके बिल्कुल द्वारा? प्रदर्शन होंगे, जब तक वो मांग लागू नहीं हो जाती हम पूरा प्रदर्शन करते रहेंगे। इस फर्जी संगठन की तरह नहीं है कि जो रील मेकिंग का अड्डा बना दिया कि सारे जो जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं एक एक दिन जिम्मेदारी दे दी कि आओ अपनी रील बनाओ, भाषण दो, उसको पोस्ट करो बीच में। अच्छा, किसी प्रदर्शन में आपने देखा है कि कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहा है, कुर्सी डाल रहा है, सामने सारे बैठ के बढ़िया हंसी मजाक चल रहा है? अच्छा। ऐसे होते हैं प्रदर्शन। हवन कुंड बना के हवन कर दे रहे हैं, ये प्रदर्शन है? उसको भूख हड़ताल कहते हो? सिर्फ और सिर्फ रील मेकिंग, छात्रों के कोई लेना देना नहीं। कौन सी मांग, किसी को यही नहीं पता कि मांग क्या थी, वो पूरी क्या हो गई। लेकिन यही रील मेकिंग का आरोप बार बार ये आपके छात्र संघ अध्यक्ष पर लगाते हैं। ये इनके अंदर डर है। अच्छा। डर है, इनके अंदर डर है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ इस बार काम किया है। ये तो हमेशा से हैं, तो ये काम कर नहीं पाते। अच्छा। तो जो काम कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या क्या काम हुए हैं? बहुत सारे काम हुए भाई साहब, आप देखो जाके दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक रिपोर्ट कार्ड भी लॉन्च हुआ था। बिल्कुल लॉन्च हुआ है। आप क्या लेके चल रहे हैं विजन, कि आप क्या काम करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, फीस, हॉस्टल, सिक्योरिटी, मेट्रो पास, बस पास और एक कोर्स। मेट्रो पास तो जमाने से चला आ रहा है। मेट्रो पास का मुद्दा ऐसा है ना कि ये लोग, जो फर्जी संगठन है, अच्छा। अगर ये चाहे तो 1 महीने या 1 दिन में लागू करा सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी एक डेलीगेशन गया है, शायद दिया है एक ज्ञापन उन्होंने। जैसे हवन कर रहे थे वैसे ही पता नहीं, यही करते हैं वो। अच्छा। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पदाधिकारी रही हैं, अध्यक्ष भी रही वहाँ हैं, से निकली हैं, वो सेक्रेटरी दर्द भी। समझती हैं सबका, वो नहीं लागू कर रही हैं। मैं आपको यहाँ से आज जिम्मेदारी लेता हूँ, वादा करके जाता हूँ कि छात्र संघ चुनाव मुझे जितवाइए और मेट्रो पास मैं लागू करवाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। 100% लागू करवाऊँगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि देश में जब फ्री बीस बांट सकते हैं, लाडली बहन योजना चल सकती है, किसान सम्मान निधि चल सकती है, तो इस सरकार को जो पढ़ाई से दिक्कत है, एजुकेशन से दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई छात्र पढ़े। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि छात्र पढ़ेगा तो सवाल उठाएगा। तो ये सरकार हर आवाज़ दबाना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो कोई छात्र पढ़ेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, ये उसको दबाना चाहते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे छात्र संघ चुनाव जितवाइए और 1 महीने के अंदर मेट्रो पास लागू करवाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। 6 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। इतिहास आप देखना, 4-5 बड़े प्रदर्शन मैंने किए हैं, और तब तक करता हूँ, तब तक लड़ता हूँ जब तक फैसला ना आ जाए।
तो जब तक फैसला नहीं आ जाएगा, मेट्रो पास लागू नहीं हो जाएगा, तब तक प्रदर्शन करूँगा। क्योंकि मुझे रील नहीं बनानी, मुझे हवन नहीं करना, मुझे हवाबाजी नहीं करनी, मुझे काम करना है। तो दिव्यांशु सिंह यादव को अगर हम एक लाइन में समझे तो वो क्या है? एक आम छात्र बस। जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अच्छा। और साथ ही ये सवाल ये भी है कि आपने एनएसयूआई ही क्यों चुनी अपना संगठन? देखिए, एनएसवाई एक ऐसा संगठन है, हम्म, एनएसवाई कांग्रेस का एक पार्ट है। जी, आप खुलकर कहते हैं मैं इस खुल बात के कहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है हम्म। जिसने इस देश को लोकतंत्र सिखाया है, अच्छा। वोट की ताकत बताया है। आप ये बताइए, देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, जी। उस टाइम हमारे देश की लिटरेसी रेट क्या थी? बहुत कम थी। बहुत कम थी। पहला जब चुनाव हुआ, उससे पहले अंग्रेज शासन कर रहे थे, उससे पहले मुगल का शासन था, उससे पहले राजघराने थे। क्या आपको लगता है देश के नागरिकों को पता होगा कि वोट क्या होता है? वो तो हमेशा से प्रताड़ित और शोषित किए जा रहे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो घर घर गई, सबके एक एक व्यक्ति से मिले, अच्छा। उनको बताया कि आप वोट दे सकते हो, आप चुन सकते हो अपना प्रतिनिधि जो आपके ऊपर, आपके लिए पॉलिसी बनाएगा, आपके लिए काम करेगा, आपके सारी प्रतिनिधित्व करेगा, और आप भी लड़ सकते हो। ये देश को सिखाने वाली कांग्रेस पार्टी है, लोकतंत्र सिखाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इंस्टीट्यूट बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, छात्रों के लिए लड़ने वाली छात्रों के लिए लड़ने वाली एनएसवाई उसी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। एनएसवाई एक ऐसा एकमात्र छात्र संगठन है, मैं उसका पार्ट हूँ, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। उसके अलावा जो ये फर्जी संगठन है, वहाँ के जो छात्र नेता हैं या छात्र प्रतिनिधि हैं, हाँ। पॉडकास्ट करने के लिए भी उनको पर्ची पास करानी पड़ती है। अच्छा। हर मुद्दे पे बोलने के लिए उनके पास पर्ची आती है। अच्छा। आपका कोई दोस्त होगा उस संगठन में, अच्छा। या किसी का भी कोई दोस्त होगा, उससे आप पूछना, वो बताएगा कि नहीं 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 जी, हम फोटो नहीं खिंचवा सकते। अच्छा। फ़ोन आ जाएगा, हम इस मुद्दे पे ये नहीं बोल सकते, फ़ोन आ जाएगा। अच्छा। मतलब एक पपेट बना के रखते हैं सारे संगठन। एनएसवाई एकमात्र संगठन है जो पूरी आज़ादी देता है अच्छा। कि अगर कोई छात्र परेशान हो रहा है, किसी छात्र को समस्या है, तो आप उसकी हर संभव मदद करिए, जैसे हो सकता है वैसे करिए। तो एनएसयूआई आपको पूरी आज़ादी देता है? एनएसवाई पूरी आज़ादी देता है। मेरा कैंपेन चल रहा है, कैंपेन के बीच में मैं आपके पास आया हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन किसी और संगठन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप खुलकर अपनी बात रख सकते मैं हैं? खुल के अपनी बात रख सकता हूँ, मैं खुल के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर सकता हूँ। होती है बातचीत? बिल्कुल होती है। मैं क्या? खुल के अपने प्रभारी से बात कर सकता हूँ। क्या बात हुई है अभी तक? वो हमेशा मोटिवेट करते हैं अच्छा। कि आप राजनीति से हट के छात्रों के मुद्दे उठाओ, छात्रों के लिए काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने निर्देश दिया है अच्छा। कि जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, हाँ हाँ। उसकी बात हर छात्र तक पहुँचाओ, हर छात्रा तक पहुँचाओ, क्योंकि बहनों का हक है, उनको मिलनी चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जो हैं, वरुण चौधरी भैया, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके डायरेक्ट संबंध है उनसे, या आप इतनी कोई फ्रीडम भी है? आम छात्र, कोई भी आम छात्र, वो एनएसवाई का पार्ट भी ना हो, एनएसवाई के किसी भी पदाधिकारी को कॉल कर सकता है, वो फ़ोन उठाएगा और उसका काम करेगा। अच्छा, डायरेक्ट। ऐसा संगठन एनएसवाई है। तो जैसे आप किसी संगठन पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको जो कैंपेनिंग आप कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसमें कोई समस्या आ रही है? समस्याएं तो भाई साहब हर जगह हैं भैया, समस्याएं भरी पड़ी हैं। अच्छा। मैं इसके बारे में खुल के अभी बात नहीं करूंगा आपसे, हाँ हाँ। क्योंकि हम समस्या से लड़ने वाले हैं, रोने वाले नहीं, कंप्लेंट करने वाले नहीं है। सारी समस्याओं को हल करके शासन चुनाव लड़के जीत के आएंगे, तब बताऊंगा मैं आपको क्या क्या समस्याएं आ रही थी। वाह। लेकिन हम देखते हैं कि डूसू में कुछ विशेष जातियों का डोमिनेंस हमेशा से देखने को मिलता है, तो एज अ अदर आप कितना स्टैंड करते हैं वहाँ पे? ये जो आपने अदर शब्द का इस्तेमाल किया ना, हाँ हाँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। छात्र संघ चुनाव छात्रों का है, हाँ, जाति का नहीं। एक समीकरण के आधार पे मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछले जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं वो कुछ विशेष जाति से रहे हैं, तो इस वजह से जो जितना मजबूत होगा वो छात्र संघ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, जाति का कोई ऐसा? जाति का, हमारा संगठन जाति का कोई ऐसा काम नहीं करता, और दूसरा संगठन जरूर करता है। अच्छा। हमारा संगठन जो छात्र होता है, छात्र हितों के लिए काम करता है, उसकी मदद करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि आम छात्र सड़कों पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एसएससी के पेपर में धांधली, उस पर क्या कहेंगे? एसएससी के पेपर पे धांधली, जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो फर्जी संगठन है, ये इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा। अच्छा। इसकी तो सरकार भी है, शिक्षा मंत्री भी है, प्रशासन भी है, सॉल्व कराना चाहिए। अब कौन रील बना रहा है? कल ही प्रदर्शन चल रहा था, मैं मौजूद था रामलीला मैदान में, अच्छा। सारी आवाज़ उठा रहा था। एसएससी
एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बड़ा तबका हमारे देश का छात्रों का उसके लिए प्रिपरेशन करता है, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, देश के अलग हिस्सों से हो, और ये एग्ज़ाम करवाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? इनकी सरकार की मिली भगत है। ये चाहते नहीं कि देश के कोई व्यक्ति पढ़े, इसी वजह से ऐसा परेशान कर रहे हैं, बेरोजगार बना के अपनी नफरत की तुष्टिकरण की राजनीति करें और अपना शासन करते रहें। पिछले साल हमने देखा कि एक छात्र नेता थे जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और वो भी पूर्वांचल से आते थे। हमने देखा कि उनका पर्चा खारिज हो जाता है अचानक। तो क्या लगता है आपको, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल एक ऐसा तबका है दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसकी संख्या इस टाइम 62% है। अच्छा। ऑफिशियल डाटा दिल्ली विश्वविद्यालय का है। इस तबके का इस्तेमाल एक फर्जी संगठन वोट बैंक की तरह करता है। दरी बिछवाता है, पोस्टर लगवाता है। अगर वो नेतृत्व में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक पोजीशन पे आके, एक किसी पद पे आके जिसमें लीडरशिप हो, ऐसे रोल पे आना चाहते हैं तो उनको ये दबा देते हैं। नेतृत्व करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं तो उसको ये रोक देते हैं, क्योंकि अगर वो नेतृत्व करेगा फिर दरी कौन बिछाएगा इनके लिए। अच्छा। ये फर्जी संगठन ये सोचता है। इसीलिए अगर कोई तैयारी भी करता है फर्जी संगठन से तो उसको चुनाव नहीं लड़ने देते। ये सरासर गलत है। इसीलिए एनएसवाई एक ऐसा छात्र संगठन है एकमात्र जो हर वर्ग को, हर क्लास के हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, गरीब हो, कोई भी हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सबको मौका दे रहा है कि आप आओ, चुनाव की तैयारी करो। छात्रों का जन समर्थन अगर आपके साथ है हाँ। तो आपको चुनाव लड़वाएंगे, पूरी मदद करेंगे, पूरी आज़ादी देंगे। चलो, ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन हो गए दिव्यांशु जी। एक बीच में फन राउंड करेंगे, रैपिड फायर राउंड, करिए। ठीक है? तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। दिल्ली बनाम बिहार किसने ज़्यादा सिखाया? पूर्वांचल ने। यूपीएससी या राजनीति, अगर एक ही चुनना है तो? राजनीति। क्या, कहाँ पर ज़्यादा घबराहट हुई, प्रदर्शन या परीक्षा हॉल? किसी में भी नहीं। अच्छा, अपना 100% दिया। 100% जो चीज़ आज तक की उसमें 100% ही दिया है। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछना हो तो वो क्या? मोदी जी, आप शिक्षा पे कोई बात क्यों नहीं करते? अच्छा। एजुकेशन रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आते? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तभी हमारा देश बढ़ेगा और तभी आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन ज़्यादा युवाओं से जुड़ता है? राहुल गांधी। ऐसा क्यों? अरे कोई युवा देश में ऐसा है जो दिन में 3 बार सूट बदलता हो? राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो फिटनेस को लेकर मूवमेंट चलाते हैं, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। सरकार फिर भी नहीं ला पाते हैं। सरकार सेवा करते हैं, राजनीति का मतलब सेवा है। राहुल गांधी जी सेवा कर रहे हैं। सरकार बनाना, शासन करना ये सब कुछ नहीं होता कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर दें, विधायक खरीद लें, वोट चोरी करें। वोटों का अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने सिखाया उसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। उस पर भी भारत देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह सत्ता में रहें। रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। ये बताओ, जनता ने प्रतिनिधि चुना है, उन सबको बस में भर के ले जाके गोवा में डिपॉजिट कर देंगे, गोवा से उठा के मुंबई लेके चले जाएंगे, मुंबई से बेंगलोर लेके चले जाएंगे। ये राजनीति आप बता रहे हो? नहीं, वोट चोरी पर भी मैं आऊँगा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी रैपिड फायर में ये बताइए कि आपको अगर एक सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी समस्या है जो देश की हल करें? एजुकेशन को बदल दूंगा इस देश के, अच्छा। कि सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा स्कूल, हाँ। अच्छे टीचर, अच्छे क्लास, अच्छा मटेरियल और अच्छा सिलेबस मिले, जिससे वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा अगर हो गया तो देश हमारा सबसे, विश्व में सबसे एक प्रथम पोजीशन पे आएगा। आप ज़्यादा सहज कहाँ महसूस करेंगे, मोबाइल की दुकान पर या संसद में? मोबाइल की दुकान पे तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपके पापा की है? पापा की है, हाँ, हाँ। हाथ बटाता था उसमें। हाँ, हाँ। अब आगे संसद में अगर गया तो देखते हैं वहाँ कैसा लगता है। अरे वाह। ये बताइए कि जो कोचिंग संस्थान है वो शिक्षा के मंदिर बन चुके हैं या कमाई का साधन? पहले कभी शिक्षक का मंदिर हुआ करते थे, हाँ। लेकिन अभी तो पूरा कमाई का साधन है। अच्छा। इस पर एक बहुत ही बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। दिव्यांशु सिंह यादव कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, ये बताइए, यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें ज़िंदगी का संघर्ष होता है या शोषण होता है? अगर आपका एक टारगेटेड है कि मुझे 1 साल तैयारी करनी है, 2 साल तैयारी करनी है, तब तो संघर्ष है। उसके बाद भी अगर आपका नहीं हुआ और आप उसी में फंसे रह गए, तब तो आपका शोषण हो रहा है। एक पर्सनल सवाल दिव्यांशु जी, रिलेशनशिप स्टेटस है आपका क्या है? सिंगल नहीं हूँ।
अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात है। चलिए वापस से आते हैं अपने सवालातों मैं पर। उस पार्टी का हिस्सा हूँ जो मोहब्बत की बात करता है। वाह। मोहब्बत की बात होती है हमारी पार्टी में, वाह। नफरत की राजनीति नहीं करते हम। अच्छा, जो आपकी विरोधी पार्टी है एबीवीपी, उसके बारे में आप एक अच्छी बात बताइए और एक बुरी बात। बुरी तो बहुत सारी बातें हैं, छात्रों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, अपनी पर्सनल राजनीति करते हैं। अच्छी कोई अच्छी बात? बात तो मुझे कोई याद ही नहीं आ रही उनकी। तो जब डीयू में एंट्री ली तभी सोच लिया था कि यार आगे छात्र राजनीति करनी है? कभी नहीं सोचा था, अच्छा। मैंने तो आज तक नहीं सोचा था। अच्छा। ये सब जो मेरे साथ के पढ़े हुए लोग हैं, हाँ हाँ। मेरे सीनियर्स हैं नहीं, और कभी मेरे आपने ये नहीं जूनियर सोचा हैं। कि मैं नेशनल न्यूज़ चैनल पे जा रहा हूँ, इतना अच्छा बोलता हूँ तो मैं एक अच्छा वक्ता बन सकता हूँ? ऐसा कभी माइंड में आया? मेरे जो मन में होता है मैं वो बोल देता हूँ, अच्छा। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा। नहीं, मैंने काफ़ी नेताओं के इंटरव्यू लिए, लेकिन जो आपका वक्तव्य है, तो आपकी बोलने की शैली है, वो काफ़ी अलग है। और मुझे लगता है कि आप राजनीति में आगे तक जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद, लेकिन मैं राजनीति को एक सेवा का माध्यम समझता हूँ। अच्छा, सेवा मेरा काम है करना, सेवा करूँगा। मतलब भाषणबाजी की राजनीति नहीं। क्या ही रखा है उसमें। तो ये बताइए कि आप दूसरों का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं पूर्वांचल से आता हूँ। हम्म, मेरा पूर्वांचल यहाँ से 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर है। हम्म, हम पूर्वांचल के छात्र यहाँ पे आए हैं हम्म, तो कोई अपने क्लास का, अपने स्कूल का, अपने ज़िले का टॉपर रहा है, उसका एडमिशन यहाँ पे होता है। बिल्कुल। हमारे वहाँ 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से इनकी सरकार है। अच्छा। हम्म, इन्होंने कोई विश्वविद्यालय ऐसा हमारे वहाँ क्यों नहीं बनाया कि हम छात्रों को यहाँ पे आना पड़ता है। कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं बनाया। जबकि कितनी पुरानी है नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है, हमेशा से आगे बढ़ाने को काम किया है देश का, लेकिन आज के समय में कोई विश्वविद्यालय वहाँ पे इन लोगों ने नहीं बनाया। मेरे बिहार में पिछले 30 साल से बीजेपी का शासन है, गठबंधन में हमेशा शासन में रहे। एक विश्वविद्यालय जो उन्होंने बनाया हो, एक यूनिवर्सिटी जो बनाई हो। यूपी में पिछले 10 साल से इनका शासन है, एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज उन्होंने जो बनाया हो। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं पढ़ाई करने, लेकिन हमें क्या झेलना पड़ता है? आत्मसम्मान को ठेस, हमारे स्वाभिमान को चोट, हमारे ऊपर टिप्पणी की जाती है, हमें लेबर समझा जाता है, मजदूर बोला जाता है, फर्जी संगठन हमसे उस तरह के काम करवाता है, उस मानसिकता को बढ़ावा देता है। तो मेरी लड़ाई स्वाभिमान की है और मेरी लड़ाई मेरी पूर्वांचल की लड़ाई है। ये जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। कैसे? आप किसी से बात करके देखो जाके, ऐसी टिप्पणी करेगा ना वो कि आपके दिल को चोट लगेगी। अच्छा। ये फर्जी संगठन है जिसको समर्थन करते थे हम पूर्वांचल के लोग। क्या करता है कि जाओ पोस्टर लगा के आओ, दरी बिछा के आओ। कोई चुनाव लड़ने जाता है तो कहते हैं चलो जेल में डाल देंगे इसको। अच्छा। उनके माँ बाप तक पहुंच जाते हैं, प्रोफेसर से बात करके उसका नॉमिनेशन रद्द करवा देते हैं। अच्छा। कोई पैसे वाला आ जाए तो उसको दे देंगे टिकट, बिक जाएंगे। और कोई अगर आम छात्र आ जाए तो उसको ऐसी बेइज्जती करेंगे, पीजी वाले रूम नहीं देंगे, उसके ऊपर कमेंट करेंगे, बिहारी बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। तो आत्मसम्मान की चोट नहीं है, हमारे स्वाभिमान की चोट नहीं है। हमारा संघर्ष इसके खिलाफ है। राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा। और इस बार पूर्वांचल का स्वाभिमान, पूर्वांचल का सम्मान वापस आएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय पे आएगा, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पे जरूर जीतेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया एक घर आपका लखनऊ में है, मतलब आप वहीं के रहने वाले हो, स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई है? मेरा जन्म भभुआ बिहार में हुआ है, अच्छा। अपने मामा के घर में। मतलब प्रॉपर बिहारी? ननिहाल मेरा वहाँ बीता है। हाँ। उसके बाद की शिक्षा और स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। तो सचिवालय कितनी दूर है आपके घर से? 22 किलोमीटर। अच्छा। और पानी वानी सब ठीक मिलता है, सुविधा पूरी है? पूरी नहर बहती है मेरे घर के बगल में। अच्छा। गोमती नदी के पास है क्या? गोमती नदी और एक इंदिरा नहर है उसके बीच में। अच्छा। लखनऊ की कोई याद आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहें? लखनऊ तो याद ही याद है, हम लोग तो मोहब्बत के सिपाही हैं। अभी हमने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय में भी आए थे आपके माननीय नेता राहुल गांधी जी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव है उनको अपने कार्यालय में नहीं जाने दिया। एबीवीपी ने काफ़ी आरोप लगाए कि एक ऑफिस बेरर, जो जीती हुई ऑफिस बेरर है, उसको कार्यालय में जाने से किसने रोका। नहीं आने दिया? जो राहुल गांधी और राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी के साथ जो लोग थे या कौन जो भी थे वो? छात्र संघ के पदाधिकारी थे। कोई नहीं था वहाँ, मैं भी वहाँ पे था, मौजूद था। अच्छा, क्या हुआ था? जब एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो किसी ऑफिस में जाते हैं तो सिक्योरिटी उसको कॉर्डन कर देती है, उस एरिया को थोड़ा सील कर देती है ताकि कोई अराजक तत्व वहाँ पे न जा पाए। गेट पे तो वो अराजक तत्व? अराजक तत्व वो नहीं है, उनको मैं नहीं बोल रहा। हाँ हाँ।
उनको रोकने के लिए करते हैं। अच्छा। वहाँ पे एनएसजी के कमांडो, सीआरपीएफ के कमांडो खड़े रहते हैं। उनका पेमेंट राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं, अच्छा। भारत सरकार ही कर रही है। अच्छा। उन्होंने उनको रोका था कि आपके पास है, आपके पास बातचीत हुई है अंदर, कौन हो आप, क्यों अंदर जाना चाहती हो? लेकिन वो तो अपने कार्यालय में जा रही थी ना, उसको क्यों रोका? उनको रोका ही नहीं, वो सिर्फ पूछ रहे थे कि आप ही का कार्यालय है, उनको थोड़ी ना पता है कौन है। अच्छा। अगर कोई नेता बैठा तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो सरकार की है। तो सरकारी सिपाही थे, उन्होंने रोका था। किसी एनएसओआई के पदाधिकारी ने, ना राहुल गांधी जी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी ने उनको नहीं रोका था। सिक्योरिटी वालों ने उनसे 2 प्रश्न पूछे थे। अच्छा। उसके बाद वो अपनी रील पे भी लग गई। अच्छा। वो बाद में बुला रहे थे कि आओ अंदर आओ, अपने ऑफिस जाओ, कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो रील बनानी है, अच्छा, विरोध करना है। ये आपने देखा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, फिर आपकी बात हुई राहुल गांधी जी से? हुई थी मेरी बात। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है, अच्छा। और कहा है आप मोहब्बत के सिपाही हो, मोहब्बत का प्रचार करो। अच्छा। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हाँ। इस समाज से जो भी आते हैं, छात्र आते हैं, हाँ। जो लोग आते हैं, उनकी मदद करो। तो मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे आपने पूर्वांचल के बारे में छेड़ा, तो दिव्यांशु जी, हम देखते हैं कि पूर्वांचल में जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर बाहुबल में और ऐसे बाहुबली में आगे दिखते हैं। तो आपको कभी डर वगैरह लगता है इस तरीके से कि राजनीति में आने से कभी? डर नाम का शब्द तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। अच्छा। हमें काम करना, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना सिखाया गया है। डर क्या होता है, ये शब्द मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे शहर में किसी ने सुना ही नहीं। हमें काम करना आता है, संघर्ष करना आता है, लड़ाई लड़ना आता है, और हम लड़ेंगे। आपने इतने दूसरे चुनाव देख लिए, आपको ऐसा क्या चीज़ लगी जो आपको लगता है कि रिफॉर्म होना चाहिए, बदलना चाहिए दूसरों के इलेक्शन? देखिए, डूसू का इलेक्शन है तो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, जो हमारा छात्र संगठन कर रहा है। कि हम अगर डूसू चुनाव जीते तो हम मेंस्ट्रुअल लीव लागू करवाएंगे, 100% करवाएंगे। हम मेट्रो पास लागू करवाएंगे। आपकी डीएसजी की बिल्डिंग की क्लासेस ट्रेनिंग रूम और ट्रायल रूम से बदल के प्रॉपर क्लासरूम में करवाएंगे। इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी गाड़ी, कितने पर्चे उड़े, कितनी हवाबाजी की, कितने रुपए की दारू बाटी, इन मुद्दों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं, एक आध रील तो मैंने आपकी भी देखी थी, काफ़ी गाड़ी चल रही है आगे पीछे, आप बैठे हुए हो गाड़ी में, वो कैसे? मुझे तो पता ही नहीं हो किसकी गाड़ियाँ हैं। अच्छा। और जो सोशल मीडिया वगैरह की सब, क्या आपकी टीम देख रही है, क्या है? एक मेरा दोस्त है, वही बना के डाल देता है। अच्छा, वही भोकाल बना रहे हैं सोशल मीडिया का। वही एकलौता आदमी है, वही सब बना के डाल रहा है। अभी देखा मैंने, आप पे कीपैड वाला फ़ोन था आपके पास, तो वही इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, फ़ोन तो मेरे पास 2 हैं। अच्छा। दिव्यांशु जी, ये बताइए, राजनीति में विचारधारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या व्यक्तित्व? राजनीति में काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। विचारधारा काम करने की होनी चाहिए, छात्र हित की विचारधारा होनी चाहिए। अगर आपको हम नीति निर्माता बना दें तो आप ऐसे 3 कदम कौन से हैं जो उठाएंगे देश को बदलने के लिए? देश को बदलने के लिए पहले तो शिक्षा जो मैंडेटरी है, तो क्लासरूम्स की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सिलेबस अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। टीचर्स अच्छे होने चाहिए। दूसरा, गर्ल्स की सेफ्टी होनी चाहिए। आम छात्र हैं या जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनको यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए या राजनीति की तरफ? उनका जो मन करे उनको उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा। यूपीएससी और राजनीति बाइनरी नहीं है अच्छा, कि 0-1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 भी है। कोई अगर आम छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में आना चाहे तो आप मदद करेंगे उसकी? बिल्कुल मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे, चाहे वो कहीं से भी हो? कहीं से भी हो। जो मुद्दों की बात करता है, सेवा का भाव रखता है, उसकी पूरी मदद करेंगे। जय हिंद बोलेंगे और साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, हर तरीके से साथ देंगे। विश्वविद्यालय में जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, और दिव्यांशु जी, मैंने डूसू का चुनाव पिछले साल भी कवर किया, इससे पिछले साल भी किया, तो मैंने देखा कि समीकरण पे बहुत बात होती है। एक समीकरण ये भी बन रहा है कि दिव्यांशु सिंह यादव पूर्वांचल से आते हैं और आने वाला समय अब देख रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन है 2 महीने बाद ही। तो क्या लगता है कि समीकरण के आधार पर भी आपको चुना जा सकता है आपकी पार्टी द्वारा? देखिए, मैं तो काम कर रहा हूँ, हमेशा से काम करना आता है। अभी जैसे एक मुद्दे की बात हो रही थी ना, तो अभी कुछ दिनों पहले ER का मुद्दा था, तो मैंने एक गूगल फॉर्म निकाला था। जी जी जी। 8,500 बच्चों ने उस फॉर्म को भरा था। अच्छा। और 3 दिन के अंदर 6,000 के करीब बच्चों का मैंने ER सॉल्व करवाया था, ज़बरदस्ती लड़के डीन ऑफिस में, एग्जामिनेशन ब्रांच में, जिसमें से करीब 1300 बच्चों ने मुझे स्पेशली थैंक यू बोला था। अच्छा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो लगभग आपको क्या लगता है इस समय आपके साथ कितने छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आपके साथ हैं?
मैंने ऐसे कोई काउंट तो नहीं किया, लेकिन अभी लास्ट नवंबर में हाँ मैंने 1200 स्टूडेंट्स जो 52 दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं हाँ हाँ। उनकी दिल्ली विधानसभा विजिट कराई थी, अच्छा। और सेंट्रल हॉल में बैठ के उनसे बातचीत की थी पूरी। और उन सबके कॉन्टैक्ट्स मेरे नंबर में सेव है, स्टेटस हम लोग आपस में देखते रहते हैं। करीब 400 बच्चे लॉ फैकल्टी थे जिनकी मैंने विजिट कराई थी। कितने लोग देखते हैं आपका स्टेटस? व्हाट्सएप का हाँ, लगभग एक आंकड़ा बता दीजिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ मेरे फ़ोन में कितने हैं। हाँ, कितने हैं? 11,500। और उसमें से छात्रों के कितने हैं? सब छात्र ही हैं। अच्छा, लगभग छात्र ही हैं सब। मेरा जो फ़ोन है ये, हाँ हाँ। जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था हाँ, उसके हाँ। बाद खरीदा था। अच्छा, उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, फिर यही चला रहे हैं तब यही से। फ़ोन चला रहा हूँ। तो छात्रों के बीच में रहता हूँ, छात्रों के साथ रहता हूँ, वही मिलते हैं, उन्हीं के नंबर हैं। हम्म। आज जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र भी नौकरी की तलाश में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि डिग्री ज़्यादा ज़रूरी हो गई है या स्किल? हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सिलेबस ठीक नहीं है। अच्छा। सिलेबस रटने वाला है, और आज का समय एआई का ज़माना है, एआई का समय है, तो हमें स्किल पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आप स्किल पे फोकस रखोगे तो ज़रूर बेरोज़गार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा आपको। तो क्या लग रहा है इस बार एनएसयूआई आ रही है? बिल्कुल एनएसवाई आ रही है और 4-0 से क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का आम छात्र समझ चुका है ये फर्जी संगठन सिर्फ हवन करेगा, अच्छा, रील बनाएगा, काम कुछ नहीं करेगा। चलिए, काफ़ी अच्छी बातचीत रही दिव्यांशु सिंह यादव से। बाकी अब आखिरी में ऐसा बिल्कुल अनफिल्टर्ड मैसेज दे दीजिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आप देख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच का हूँ। 2019 से दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, आपके साथ रहा हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ, आपके साथ पीजी में खाना खाया है, फ्लैट में खाना खाया है, पटेल चेस्ट, कमला नगर, विजयनगर के देसी ढाबा से लेके सत्य निकेतन की नॉर्मल से जो कैंटीन है वहाँ भी खाना खाया है, वहीं रहा हूँ, उन्हीं के बीच में पढ़ा हूँ। कोई बाहर से चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ कि मेरे पिताजी ने कोई ज़मीन बेच दी हो, कि एडमिशन करवाया हो एक विशेष डिपार्टमेंट में चुनाव लड़ने के लिए, जिसे चुनाव डिपार्टमेंट भी कहते हैं। चुनाव डिपार्टमेंट भी कहता हूँ। जी। लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, कैंपस लॉ सेंटर का 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, आपकी हर समस्या से परिचित हूँ, आपके बीच का ही हूँ और आपके बीच में ही रहूँगा। तो इस बार एक आम छात्र को आप लोग चुनना, जो आपका है, अपना है, आपके बीच का है। काफ़ी मज़ा आया। एक इमोशनल और जिसे कहते हैं संघर्षों से भरी कहानी थी ये। एक छोटे कमरे से लेकर बड़ा सपना, और एक पूर्वांचल से आकर आम छात्र किस तरीके से अपनी राजनीति को दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा है। दिव्यांशु भाई अपनी बात पर खड़े उतरेंगे ये या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी ही पॉडकास्ट और जानकारी के लिए हर हफ्ते जुड़े रहिए देखता इंडिया पर। बाकी एक बार कैमरे में देखकर बोल दीजिए, सब्सक्राइब कर दें। हमारे भाई हैं, अनबायस्ड पत्रकार हैं, हाँ। सारे मुद्दों को उठाते हैं, जरूर उनको सब्सक्राइब करिए।